नमस्कार दोस्तों। हिजबुल्लाह कमांडर इन चीफ की मौत की खबर आते ही कैसे मिडल ईस्ट में शिया मुस्लिम्स एकजुटता के साथ इजराइल का विरोध करने लगे। भारत के भी कई शहरों में शिया मुसलमानों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक सब्जी वाले का लड़का हिजबुल्लाह जैसे संगठन का नेतृत्व कर इजराइल से सालों साल दो हाथ किया। हसन नसरल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को एक गरीब शिया परिवार में हुआ। वह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता लेबनान की राजधानी बेरूत के शार शाबुक इलाके में फल सब्जी बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। नसरल्लाह की शुरुआती पढ़ाई बेरूत के एक क्रिश्चियन एरिया में हुई। बचपन से ही उसकी रुचि धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा ही थी। वह ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर से बेहद प्रभावित था। सद्र ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत की। इस मूवमेंट का नाम अमल रखा। दरअसल 1974 आते आते लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ गया था। शिया सुन्नी और ईसाई सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। ऐसे में अमल को शियाओं की अधिकार की अगुवाई करने का मौका मिला। लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ने के बाद सद्र ने साउथ लेबनान में इजराइल की घुसपैठ से बचाने के लिए अमल में आर्म्ड विंग की शुरुआत की और इसी समय 15 साल के नसरल्लाह ने भी अमल को ज्वाइन किया। जब गृहयुद्ध वायलेंट हुआ तो नसरल्लाह का परिवार अपने पैतृक गांव बैजूरी चला गया, जहां पर नसरल्लाह को उसके अपनों ने आगे पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद दिसंबर 1976 में वह इस्लाम की पढ़ाई के लिए इराक के शहर नजफ चला गया, जहां उसकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बास मुसावी से हुई। मुसावी की गिनती कभी लेबनान के मूसा सदर के शागिर्दों में होती थी। वह ईरान के क्रांतिकारी नेता अयातुल्लाह खुमैनी से काफ़ी प्रभावित था। नसरल्लाह को नजफ में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने लेबनानी शिया छात्रों को इराकी मदरसों से निकलने का आदेश दे दिया। 1978 में इराक में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष इतना बढ़ गया कि नसरल्लाह और अब्बास मुसावी वापस लेबनान आ गए। लेबनान लौटने के बाद नसरल्लाह और मुसावी ने लेबनान के गृहयुद्ध में हिस्सा लिया। नसरल्लाह अब्बास मुसावी के पैतृक शहर गया, जहाँ की अधिकतर आबादी शिया थी। इस वक्त तक नसरल्लाह और लेबनान के शिया संगठन अमल के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। नसरल्लाह का मानना था कि अमल को इजराइल के खिलाफ काम करने तक सीमित रखना चाहिए, जबकि उस वक्त अमल का नेतृत्व कर रहे नबी बेरी का मानना था कि उन्हें लेबनान की राजनीति में शामिल होना चाहिए। हसन नसरल्लाह के लेबनान के वापसी के 1 साल बाद ही 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और रूहुल्लाह खुमैनी को सत्ता मिली। इससे लेबनान के शिया कम्युनिटी को ईरान का समर्थन मिला। हसन नसरल्लाह ने बाद में तेहरान में ईरान के उस समय के नेताओं से मुलाकात की और खुमैनी ने उसे लेबनान में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। इसके बाद मुसावी और नसरल्लाह ने 1982 में हिजबुल्लाह का गठन किया। तब नसरल्लाह की उम्र मात्र 22 वर्ष थी। इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला। बीबीसी के मुताबिक ईरान ने अपने 1500 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान भेजे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के साउथ एरिया पर कब्जा जमाए इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। हिजबुल्लाह के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। उसके फाइटर्स इजरायली सैनिकों पर छुपकर हमला करने लगे। सैन्य अड्डों के साथ साथ हिजबुल्लाह ने फिदायीन हमले मतलब सुसाइड अटैक भी शुरू कर दिए। नवंबर 1982 में लेबनान के शहर टायर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। ये हमला हिजबुल्लाह ने किया था। इसमें 75 इजरायली और 20 अन्य लोगों की मौत हुई, जिनमें से ज़्यादातर कैदी थे। हिजबुल्लाह यही नहीं रुका। अप्रैल 1983 में लेबनान के अमेरिकन एम्बेसी पर बम धमाका हुआ, जिसमें 17 अमेरिकन और 30 लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई। अमेरिकी दूतावास को दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया गया और करीब 1 साल बाद इस नई लोकेशन पर भी हमला हुआ। इस बीच बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इनका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना 1985 तक साउथ लेबनान के ज़्यादातर हिस्सों से पीछे हट गई। हालांकि उसने बॉर्डर के पास कई इलाकों पर कब्जा बनाए रखा। इधर हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर हमला जारी रखा। उसी साल लेबनान में शिया ग्रुप के फाइटर्स सैन डियागो जा रही TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक कर बेरूत ले आए।
इस दौरान एक पैसेंजर को मार दिया गया और बाकी 152 लोगों की रिहाई के बदले में इजराइल को 700 लेबनानी फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर हाईजैक की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना को 1985 तक साउथ लेबनान के ज़्यादातर हिस्सों से पीछे हटना पड़ा। नसरल्लाह इस वक्त हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर आ गया था। फरवरी 1992 में इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ मुसावी की मौत हो गई। इसके बाद नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। नसरल्लाह के लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने लॉन्ग डिस्टेंस अटैक मिसाइल हासिल किए, जिससे इजराइल पर हमला करना आसान हो गया। नसरल्लाह को हिजबुल्लाह की कमान संभालने तक लेबनान में गृहयुद्ध खत्म हो चुका था। इसी साल नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती। इसी के साथ ये संगठन लेबनान में राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हो गया। नसरल्लाह ने लेबनान की राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए देश में हिजबुल्लाह की छवि बनाने का काम शुरू कर दिया। बदले में उसे देश के सबसे बड़े शिया समुदाय का साथ मिला। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के नाम पर सामाजिक कल्याण से जुड़े ऐसे कई काम किए जिसे लेबनान की सरकार नहीं कर पाई थी। नसरल्लाह के लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कड़ी टक्कर दी। मई 2000 में इजराइल को दक्षिणी लेबनान से हटने पर मजबूर होना पड़ा। 2002 में हसन नसरल्लाह ने इजराइल के साथ नेगोशिएशन के दौरान कैदियों की अदला बदली का समझौता किया। इस दौरान 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लेबनानी कैदियों को और दूसरे अरब देश के नागरिकों को रिहाई मिली। नसरल्लाह ने इससे अपनी छवि को और भी मजबूत कर लिया। लेबनान की राजनीति में उसके कॉम्पिटिटर के लिए उसका मुकाबला करना अब बड़ी चुनौती बन चुका था। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने मुठभेड़ के दौरान इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया। तब एक बार फिर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। 33 दिन तक चली इस जंग में हिजबुल्लाह लेबनान की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स बनकर उभरा, जो देश के नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम था। इजराइल को कड़ी चुनौती देने से लेबनान में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ। हालांकि वह इजराइल की रडार पर आ गया। इसके चलते उसने सार्वजनिक जगहों पर भाषण देना बेहद कम कर दिया। अब नसरल्लाह के मैसेज रिकॉर्ड होकर आने लगे। अमेरिका ने 1997 में इसे आतंकी संगठित घोषित कर दिया। इसके बाद से हिजबुल्लाह को 60 से ज़्यादा देश आतंकी संगठित घोषित कर चुके हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिक रखने वाला संगठन है। वह मिडिल ईस्ट में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम करता रहा है। साल 2011 में जब सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में अपने हज़ारों सैनिक भेजे। यही वजह है कि पश्चिमी देश चाहकर भी असद को सत्ता से नहीं हटा पाए। इराक से वापस आने के बाद 1978 में नसरल्लाह की फातिमा यासीन के साथ शादी हुई। उसके 4 बेटे और एक बेटी हुई, जिनमें से 2 बेटे मारे जा चुके हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा हादी नसरल्लाह हिजबुल्लाह का मेंबर था, जो 1997 में इजरायली सैनिकों के साथ लड़ाई में मारा गया। हादी ने उसी साल शादी की थी जिस साल वह मारा गया। नसरल्लाह का दूसरा बेटा मोहम्मद जवाद हसन भी हिजबुल्लाह का मेंबर है। अमेरिका ने 2018 में उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था। नसरल्लाह की एक बेटी है जिसका नाम जैनब है। वह मई 2024 में इमाम रईसी की मौत के बाद उनके परिवार से मिलने तेहरान गई थी। तब पहली बार उसकी तस्वीरें सामने आई थीं। इजरायली मीडिया में दावा किया गया है कि पिता नसरल्लाह के साथ जैनब की भी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। नसरल्लाह का तीसरे नंबर का बेटा मोहम्मद अली भी हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है। नसरल्लाह के सबसे छोटे बेटे का नाम मोहम्मद महदी है। महदी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहता है। उसके कई फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर वह खुद को नसरल्लाह का असल उत्तराधिकारी दिखाने की कोशिश करता रहता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अब हिजबुल्लाह में नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सैफुद्दीन बच गया है। सैफुद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है और उसी की तरह काली पगड़ी बांधता है। अमेरिका ने उसे 2017 से आतंकवादी घोषित कर रखा है। इस कहानी में हमने हसन नसरल्लाह की पूरी स्टोरी को जाना, जो अब इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा जा चुका है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।